गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 8 नवंबर है और हम लोग करंट अफेयर्स न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो मे बी आज ये अपलोड होने में थोड़ा समय लग जाएगा वीडियो को, बिकॉज़ इंटरनेट इशू है। बट चूँकि रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो रहे हैं तो हो सकता है कि अपलोड हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग आज जो फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ एक्वाकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस। तो एक्वाकल्चर से अगर आप लोगों को समझ में आता है तो इतना समझना है कि इट इज़ अबाउट फिशरीज़, है ना। जो मछली पालन होता है, मत्स्य पालन होता है, उसके लिए हम एक्वाकल्चर को ध्यान में रखते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस, तो अगर जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि इंश्योरेंस स्कीम को जो फसल है, गेहूँ, धान, इन सब के लिए भी लाया गया है। इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है कि अगर कोई नुकसान होता है, मान लीजिए बेवजह बेसमय बरसात हो गई, उसकी वजह से फसलें ख़राब हो गई, तो फसल का भी इंश्योरेंस किया जाता है अब। तो वैसे ही एक कॉन्सेप्ट आया है कि जो मत्स्य पालन होता है, मछली पालन होता है, उसको भी इंश्योर किया जाए, उसको भी वहाँ पे भी बीमा योजना को लाया जाए। क्योंकि हर तरीके से जब भी आप बिज़नेस करते हैं, खास करके जो भी कृषि का कार्य है, कृषि का कार्य सिर्फ खेतों में काम करना ही नहीं होता है, सिर्फ गेहूँ और चावल दाल इनको उत्पादन करना ही नहीं होता है, बल्कि कृषि में मछली पालन भी आ जाता है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम, जो कि अराउंड 2015 में लॉन्च किया गया था, तो उसी के अंडर ये जो अब जो स्कीम है कि एक्वाकल्चर क्रॉप को इंश्योरेंस किया जाएगा, उसमें कुछ टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसको कि अभी देख रेख किया जा रहा है कि क्या परेशानी है, इंश्योरेंस वगैरह में क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि इंश्योरेंस कर देने का मतलब क्या होता है कि बाद में जैसे ही कोई नुकसान हुआ, मान लीजिए मछली उत्पादन नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ, तो फिर वहाँ पे सरकार को पैसे देने पड़ेंगे, जो इंश्योरेंस किया गया उसके बदले पैसे देने पड़ेंगे। तो उसमें जो भी अभी समस्याएं आ रही हैं उसको देखा जा रहा है। टू मिटिगेट द रिस्क फेस्ड बाय एक्वा फार्मर्स, NFDB जो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, उनके द्वारा अभी जो भी रिस्क वगैरह हो सकता है उसको चेक किया जा रहा है। एक्वाकल्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, मछली पालन है, या हम कह सकते हैं कि जो जलीय जीव हैं, जल में रहने वाले जितने भी तरीके के प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉन है, फ़िश है, तो वो सब एक्वाकल्चर में आ जाएगा। ठीक है, और इसको हमें दिमाग में रखना है। पर्पस क्या है, जाहिर सी बात है फूड प्रोडक्शन। आपको पता है बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं। जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं वो ऑफ कोर्स दाल, गेहूँ, चना, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, सब्ज़ी, हरी सब्जियों पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, उनके लिए फ़िश, मीट, चिकन, ये भी एक बहुत बड़ा फूड का सोर्स होता है। तो ये एक फूड प्रोडक्शन है ह्यूमन बीइंग के लिए। दूसरा, रीबिल्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ थ्रेटेंड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज़। एक्वाकल्चर में क्या होगा, अगर हम मछली उत्पादन पे या जलीय जंतु के उत्पादन पे और फोकस करेंगे, तो ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो रही हैं, कम हो रही हैं, हम उनको फिर से रीस्टोर कर पाएंगे, है ना, हम उनको फिर से पैदा कर पाएंगे। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं जो इसमें उसका उद्देश्य रखा गया है इस तरीके से। तो गवर्नमेंट ने जो एक्वाकल्चर है, जल कृषि है, उसको लेकर के कौन कौन से स्कीम्स लाए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो लाया गया है। एक तो फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, मत्स्य पालन और जल कृषि अवसंरचना विकास निधि। दूसरा है नीली क्रांति, सब जानते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन, फिशरीज़ के लिए लाया गया था। एक्सटेंशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार किया गया है, उसको भी इसमें ध्यान रखा गया है। मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी इसमें आता है। और सीवीड पार्क, जो समुद्री शैवाल पार्क बनाया गया है, शैवाल पार्क, वो भी
एक्वा कल्चर को ध्यान में रख करके ही किया गया है, जल कृषि को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो ये सारे स्कीम्स हैं जो सरकार लेकर के आई है। अब यहाँ पे एक सवाल है जो कि 2014 में पूछा गया था, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। अच्छा, कमेंट में आप लोग आंसर दे सकते हैं, मुझे आंसर वो मिल जाएगा और मैं उसमें देख पाऊँगी कितने लोगों ने सही बताया, कितने लोगों ने नहीं बताया है। तो क्वेश्चन है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज़ इंक्लूडेड इन द, किस में इंक्लूड होता है? प्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फंडामेंटल ड्यूटीज़, या फिर 9th शेड्यूल। तो इसमें से सही आंसर जो है वो आपको चुन करके बताना है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किस में आता है। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर विल बी फॉर बॉल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 51। याद रखिएगा, आर्टिकल 51 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहाँ पर आता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है। अगला न्यूज़ है, डायरेक्ट लाइसेंसिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है बच्चों? जो फॉरेन के करेंसीज होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप फेमस तौर पे देखें तो डॉलर, लेकिन सिर्फ डॉलर ही फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। डॉलर, पौंड, येन, रेनमिनबी और जितने भी मुद्राएं होती हैं जो बाहरी मुद्रा है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है ये डायरेक्ट लाइसेंसिंग? द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ परमिटेड सर्टेन इंडियन कंपनीज टू डायरेक्टली लिस्ट ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज टू एक्सेस ग्लोबल कैपिटल। कि जो बाहरी मुद्रा है, वैश्विक पूंजी है, उसको लाने के लिए जो भारतीय कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, उनको, कुछ कंपनियों को भारत सरकार ने ये आज़ादी दी है कि वो विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सीधे तौर पे सूचीबद्ध हो सकते हैं। इसके पहले उनको सरकार के थ्रू जाना पड़ता था, वो डायरेक्ट डील नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये स्टेटमेंट सीधा सीधा एग्ज़ाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सकता है। ओके। द प्रोविजन इफेक्टिव सिंस 30 अक्टूबर 2023, 30 अक्टूबर से ये जो प्रोविज़न है लागू हो जाएगा। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत इसको लागू किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है। प्रावधान कंपनी अधिनियम 2020 के थ्रू लागू हुआ है और इसमें क्या है कि भारतीय कंपनियां जो हैं वो विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक पब्लिक कंपनी है उनको स्टॉक एक्सचेंज में, इसमें गिफ्ट भी इंक्लूड है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो कि गुजरात में, अहमदाबाद में, विद द एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। कुछ चीज़ों को इसमें अलग किया गया है, अदरवाइज बाकी जगह पे अनुमति दे दी गई है। स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज शेयर मार्केट की बात हो रही है। ठीक है। डायरेक्ट लाइसेंसिंग क्या होता है? डायरेक्ट लिस्टिंग क्या होता है? डायरेक्ट लिस्टिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कंपनी जो है दैट कैन लिस्ट इट्स शेयर ऑन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज विदाउट इशूइंग न्यू शेयर और रेजिंग कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर। मतलब जो कंपनी क्या करती है? शेयर जारी करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो नए शेयर ना जारी करके जो उनके पुराने शेयर हैं उनको ही फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में जारी कर सकती है। ठीक है, लिस्ट कर सकती है। ये होता है डायरेक्ट लिस्टिंग। ठीक है। ये जो IPO से अलग, देखिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पहली बार सुन रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बात हो रही इकोनॉमी की। इकोनॉमी में जब आप शेयर मार्केट पढ़ेंगे, वहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि शेयर कैसे बेचा जाता है, कैसे ख़रीदा जाता है, कौन सी कंपनी शेयर बेच सकती है, IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ेंगे।
तो आपको फिर ये न्यूज़ जो है वो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर किसी को मालूम है तो उनको ये समझना है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे जो कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर अपना जारी करती है, उसको लेकर के ही न्यूज़ है कि अब वो फॉरेन कंपनी में, जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे, एक तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज है, निफ्टी है और NSD है, ये सारे हैं, लेकिन जो फॉरेन में स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट फॉरेन का है, वहाँ पे भी जाके डायरेक्ट वो डील कर सकते हैं, अपने पुराने शेयर को ही वहाँ पे वो बेच सकते हैं। तो ये जो नया प्रावधान है उसको लाया गया है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा इसका? बहुत बेनिफिट होगा, पैसे आएंगे, देश में पैसे आएंगे। अब आपको, अगर आप अमेरिका गए, आप वहाँ पे कमाए, आपने बहुत सारा पैसा कमाया, फिर आप भारत आ गए, तो आपके साथ वो पैसा भी तो भारत आ गया, आप उन पैसे को भारत में तो खर्च करने वाले हैं, तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, जो फॉरेन का पैसा है वो बढ़ जाएगा, देश में इन्वेस्टर का बेस काफ़ी बढ़ जाएगा, जो कंपनियां हैं जो नया नया स्टार्टअप कर रही हैं, नई नई कंपनियां हैं, उनको आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, जिसको कि यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। ओके, तो इसी से जुड़ा हुआ मिलता जुलता एक सवाल 2019 में पूछा गया है, उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर to overseas investors who want to be part of Indian stock market without registering themselves directly? निम्नलिखित में से क्या पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जारी किया जाता है जो सीधे खुद को पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे कि इसमें से कौन सा होगा जो मैच कर रहा है इतने बड़े स्टेटमेंट से। इसका आंसर क्या होगा? जब आप, जैसा मैंने कहा कि इकोनॉमी के टर्म्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो सारी बातें लिखी हुई हैं वो पार्टिसिपेटरी नोट्स को डिक्टेट कर रही हैं। ठीक है, जो पैसा हम बाहर के इन्वेस्टर से लेते हैं फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बीच में जो काम करता है वो पार्टिसिपेटरी नोट्स, P नोट्स काम करता है, सहभागी नोट। ठीक है, तो पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो D ऑप्शन के लिए दिया गया है। अगला न्यूज़ है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर रिपोर्ट 2023। एलिफेंट कॉरिडोर रिपोर्ट आया है 2023 का, क्या है वो? तो इसमें अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है? जहाँ से, जिस रास्ते से एलिफेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो उनका रास्ता होता है, उनको कॉरिडोर्स कहते हैं, कि ये फिक्स रास्ता है, इसी से वो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज़ को देखा गया है, बहुत सारी खामियों को देखा गया है, जो उनके गलियारे हैं, उनका जो कॉरिडोर है एलिफेंट्स का, उसमें बहुत सारी कमियों को देखा गया और उसको दूर करने के लिए कोशिश किया जाएगा। यही पूरा इस रिपोर्ट में बताया गया है 2023 के रिपोर्ट में, कि क्या क्या परेशानियां हैं जिसको कि ख़त्म करने की ज़रूरत है, किसमें, जो एलिफेंट कॉरिडोर बनाए गए हैं उसमें। अगला न्यूज़ है वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम, WLPF। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको WHO ने बनाया है। ठीक है, पहला वाला एडिशन 2021 में हुआ था, दूसरा एडिशन अब हो रहा है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में द हेग एक जगह है जहाँ पे इंडिया के भी जो डेलीगेट्स हैं वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और इस बार इसमें हेल्थ केयर, मेडिसिन, टेक्नोलॉजीज़ पर फोकस किया जाएगा। इसमें लोकल प्रोडक्शन का कैसे सपोर्ट लिया जाए, इस मुद्दे पर बात की जाएगी, और ये उसी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। नाम ही है लोकल प्रोडक्शन फोरम। लोकल सपोर्ट को कैसे लिया जाएगा मेडिसिन और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़ को बनाने में। तो ये किसका एक पहल है? WHO का पहल है, इसीलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। अभी जो दूसरा इसका मीटिंग होने जा रहा है वो कहाँ पर है? ये द हेग नीदरलैंड में हो रहा है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। कल फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे न्यूज़ के साथ। थैंक यू।